वंस अगेन वेलकम बैक। हाय, मैं हूं सार्थक और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स फॉर क्लास 11th। हमारी यूनिट चल रही है मैकेनिक्स और मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स और वहां पे चल रहा है मोशन इन वन डायमेंशन। बहुत बेसिक सी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे कि मोशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। आगे पढ़े थे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी। आज का नया टॉपिक है और आज हमें पढ़ना है रिलेटिव मोशन के बारे में। रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। हम लोग देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है। इसमें कुछ बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आज हम लोग सीखेंगे। उसके बाद करेंगे इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। एक बात ध्यान रखना, लोग बोलते हैं कि ये रिलेटिव मोशन एक टफ टॉपिक है, मतलब एक टफ कॉन्सेप्ट है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये एक स्मार्ट मेथड है, एक स्मार्ट टेक्निक है बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे तरीके से करने का। एज सच मैक्सिमम प्रॉब्लम जो इसकी मदद से होती है वो बिना इसके भी हो सकते, पुराने तरीके से भी हम लोग कर सकते। लेकिन अगर रिलेटिव मोशन हमें आता होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम को बहुत कम समय में आसानी से स्मार्ट मेथड से हम लोग कर सकते हैं। इसलिए ये टॉपिक पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और आज का टॉपिक रिलेटिव मोशन। सबसे पहली बात, रिलेटिव का मतलब समझेंगे। रिलेटिव हम लोग अपने रिलेटिव एक और जगह यूज किया जाता है, अपने रिश्तेदारों के लिए भी हम लोग रिलेटिव वर्ड यूज करते हैं। तो उनका एक बहुत जरूरी सा काम होता है। जैसे कि अभी क्लास 10th का रिजल्ट आया, हाँ, तो क्लास 10th का रिजल्ट तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो आता है कि रिजल्ट आ गया, वो इंफॉर्मेशन आता है हमारे रिलेटिव से। फोन आता है, हाँ जी बेटू के कितने परसेंट आए? ओ 85%। अरे मेरे पड़ोसी के तो 95% आए। पहला काम क्या हो, आपके इतने परसेंट है, उसके इतने परसेंट है, कंपेयर करना। ठीक है, रिलेटिव का काम होता है कंपेयर करना, और वही काम फिजिक्स में भी होता है। फिजिक्स में भी ये रिलेटिव भी कंपेयर करता है। लेकिन हमारे रिलेटिव एक दूसरे के बीच, एक बेटा दूसरा बेटा, ऐसा बेटा बेटी के बीच कंपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स के टर्म्स के बीच कंपेयर होते हैं। और फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब बातों के बीच में होगी कंपैरिजन इस चैप्टर में। तो पहली बात समझ में आई कि रिलेटिव में हम लोग को कुछ करना है कंपैरिजन। थोड़ी सी और रिलेटिव मोशन के बारे में डेफिनेशन के टर्म में बात करें तो ये रिलेटिव मोशन हमें किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किसी मोशन को दिखाता है। फिर से बोल रहा हूं, ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर किसी मोशन को एनालाइज कर रहा है, वही चीज है रिलेटिव मोशन। अब ऑब्जर्वर हमारा है वो रेस्ट पे हो सकता है या फिर चलते हुए हो सकता है। चल रहा है तो चलने में भी दो कंडीशन आ गई, या तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है या फिर स्पीड उसकी वेरी कर रही है। अब जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के लिए फिजिक्स ने एक टर्म दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। होता क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहां पे हमारा ऑब्जर्वर, देखने वाला, वो बैठा हुआ है या खड़ा भी हो सकता है। ठीक है, जो ऑब्जर्वर है वो कहां पे, उसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप का होता है। पहला होता है इनर्शियल एंड दूसरा होता है नॉन इनर्शियल। मतलब अभी मैंने बताया कि ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो सकता है या फिर मूव कर रहा होता है। तो अगर ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट पे हो या फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। पहली बात। दूसरी बात है कि अगर हमारा ऑब्जर्वर मूव कर रहा है लेकिन उसकी स्पीड, वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो उसे बोलेंगे नॉन इनर्शियल। यहां पे होता है एक्सेलरेशन। जब भी कभी स्पीड, वेलोसिटी चेंज करेगा तो वहां पे होता है एक्सेलरेशन। यहां पे होता है एक्सेलरेशन और यहां पे चेंज होती है, चेंजेस वेलोसिटी। ठीक है, तो जब कभी वेलोसिटी चेंज होगा तो वो वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा इन नॉन इनर्शियल। और या फिर रेस्ट पे हो या फिर कांस्टेंट स्पीड से हो तो उसे बोलेंगे इनर्शियल। दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका चल के हम लोग आगे यूज करेंगे। ठीक, हम लोग बात कर रहे थे रिलेटिव मोशन के बारे में। रिलेटिव का मैंने बताया, रिलेटिव का होता है कंपैरिजन। ठीक है, फिजिक्स में कैसे कंपैरिजन करते हैं, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि ये कंपैरिजन कैसे करना है। एक एग्जांपल है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, लोग को मैं डब्बा से बना रहा हूं। ठीक है, हाँ, पहले डब्बे में ए और ये चल रहा है,
ठीक है। ये 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, कह सकते हो राइट डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा इंसान है बी, यहाँ पे खड़ा है मतलब रेस्ट पे। इसके अलावा एक और इंसान है सी यहाँ पे, और ये भी चल रहा है। इसकी स्पीड मान लो कुछ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ए बी सी। एक और ले लेते हैं, एक और इंसान है डी, और ये आगे नहीं जा रहा है, ये पीछे आ रहा है, और इसकी स्पीड है कुछ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 4 लोग हैं हमारे पास, और चारों लोग के पास कुछ ना कुछ स्पीड वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक। हमारे लिए मेन इंसान जो काम के तो सब है, पर जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो ए है। ए के बारे में असली बात करनी है। अब ए के बारे में मैं सबसे पूछूंगा, बी सी डी सब लोग कुछ इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, और इससे मैं कुछ कंपेयर करूंगा, ठीक। ए चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसकी स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन सब लोग देंगे, और वही चीज मुझे कंपैरिजन करनी है। ए के बारे में मैंने बी से पूछा, तो बी तो खड़ा है, बोलेगा हाँ ए 10 से 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, सही बात। सी से पूछा, हाँ समझ गए होगे, अगर आप ये 5 से जा रहा है 10 से जा रहा है, आंसर आपको पता है, दैट्स गुड। लेकिन अभी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको सीखना है। रिलेटिव में शायद बहुत सारे लोग पहले क्लास 10th 9th में भी पढ़ चुके होते हैं कि रिलेटिव की प्रॉब्लम कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है यूज कैसे करते हैं वो चीज आपको सीखनी बहुत जरूरी है। तो सी बोलेगा 10 नहीं बोलेगा, ये कुछ बोलेगा 5। अभी 5 कैसे आया मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा कि 5 मीटर पर सेकेंड कैसे आता है, ठीक। लेकिन डी से पूछा तो डी कुछ और इंफॉर्मेशन देगा। डी 10 नहीं बोलेगा, वो 2 और 10 12 12। डी बोलेगा कि ए मेरी तरफ 12 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। अब हुआ क्या, इंसान एक ही है ए, उसके पास एक ही स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग स्पीड से अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो भी चेंज आ रहा है इस चीज को समझना ही हमारा रिलेटिव मोशन में पहला काम है। रिलेटिव मोशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, समझते कैसे हैं, वो पहले देखो। अगर मैं ए हमारा सेंटर है, बी ए और बी के बीच में बातचीत हो रही है, ठीक है, ए और बी को मैं देख रहा हूं, तो अगर मैं बी से ए को ऑब्जर्व करूं, मैं चाहता हूं कि वेलोसिटी देखूं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इस लाइन का बहुत प्रिसाइज मतलब है, मैं ए को देख रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, मतलब बी पे बैठ के या बोलो बी के साथ खड़ा हूं मैं और ए को ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो इसको जो लिखा जाता है ना, लिखने का तरीका होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये पूरी लाइन ऐसे, हम लोग आगे इस नोटेशन को यूज करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये कुछ आता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यहां पे एक बहुत जरूरी चीज ध्यान देनी होती है, डायरेक्शन। आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, लेफ्ट राइट, तो डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की बात जहां भी आती है ना, तो हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं। आप लोग इस सिंबल को बोलते हैं वेक्टर्स, ठीक है। अभी मैं वेक्टर का यूज नहीं कर रहा, बस एरो लगा के दिखा रहा हूं वेक्टर, क्योंकि हमें यहां पे डायरेक्शन का यूज करना है। वेक्टर आगे क्लास में बहुत डिटेल में मैं पढ़ाने वाला हूं। यहां तक समझ में आया कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये लिखने का तरीका, ठीक है, ये लिखने का तरीका रहा हमारा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, प्रॉब्लम में अप्लाई कैसे करते हैं, वो चीज भी देखनी है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। जैसे देखो ये तो लिख दिया मैंने, अब यहां पे मुझे अगर चेंज करना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी करना है, तो वी ए सी लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी करना है, तो वेलोसिटी ए बी, ए डी, और यहां पे ए ही रहेगा, यहां पे हो जाएगा डी। मतलब दो लोग होते हैं, एक तो किसे देखा जा रहा है और कौन देख रहा है। तो बाद वाला जो होता है वो होता है हमारा ऑब्जर्वर। यहां पे एक बात बिल्कुल ध्यान में देखना, बहुत प्रैक्टिकल सी चीज है। जैसे कि मैं अगर कहीं खड़ा होता हूं तो किसी कार को देख के बोलता हूं देखो कार है 50 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है, ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर मैं कार के अंदर होता हूं, ठीक है, कार के अंदर होता हूं, तो मैं वो बात नहीं बोलता हूं। मैं कार में बैठ के फिर किसी रोड पे खड़े इंसान को बोलता हूं देखो ये इंसान पीछे जा रहा है। अगर स्पीड के बारे में भी बोले तो मैं बोल सकता हूं कि 50 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है। तो एक्चुअल में ना इंसान पीछे नहीं जा रहा होता है। हम जहां भी होते हैं वो पोजीशन, वो रेफरेंस फ्रेम हमारे लिए रेस्ट पे होता है। भले हम खड़े हैं तो ये पोजीशन हमारे लिए रेस्ट पे है। अगर मैं किसी मूविंग फ्रेम में चला गया, जो कार है मूव कर रही है, तो अगर मैं कार से किसी चीज को देखूंगा तो पहली बात मेरे दिमाग में ये होगी कि मैं रेस्ट पे हूं, बाकी मेरे रिस्पेक्ट में सब लोग चल रहे हैं,
ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है कि मेरे रिस्पेक्ट में सब लोग चल रहे हैं, इसी बात को अप्लाई करना होता है हमें यहाँ पे। ये बात तो समझ में ए और बी का, वैसे ही सी के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, डी के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। अब मैं सब किसी के, हर किसी के केस के लिए लिख के दिखा रहा हूं कि कैसे लिखा जाता है। हमें करना क्या होता है, जैसे ये तो नॉर्मल सा केस था, यहाँ पे इस रेस्ट पे था, तो हम लोग एक्चुअल में करना क्या होता है कि जब ये टर्म लिखा जाता है तो वी ए माइनस वी बी, वी ए का तो ओरिजिनल स्पीड वगैरह डायरेक्शन के साथ होता है, लेकिन जब बी के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में होते हैं, ये आ जाता है फाइनली रेस्ट में आ जाता है। ये रेस्ट में तो ठीक है, ये भी अगर चल रहा होगा, ये भी जब मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो ये रेस्ट में आ जाएगा, और इसकी जो स्पीड होती है सामने वाले को ट्रांसफर हो जाती है, किसको, जिसको मेजर कर रहे हैं उस पर ट्रांसफर हो जाती है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। एग्जाम्पल्स में सब किसी का करके दिखा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से आगे के स्टेप देखते रहना। जैसे मैं यहाँ पे वी ए बी कर रहा हूं, तो यहाँ पे कुछ मिलेगा मुझे, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 0, तो ये मुझे मिला 10 मीटर पर सेकेंड, और ये डायरेक्शन आगे की तरफ ही है, ठीक है, आगे की तरफ ही है। तो बी ऑब्जर्वर होगा तो ए को बोलेगा कि, ए को नहीं बोलेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कुछ होगी 10 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ। यही बात अगर मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, सी के रिस्पेक्ट में, तो ये मुझे पता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, ये तो लिखने का हो गया। समझेंगे कैसे, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, पहले लिख लो इसको 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 5, तो ये कुछ आता है 5 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन आगे की तरफ। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में थे, ये भी आगे ये भी आगे, तो इसलिए मैंने सबको डायरेक्शन के, मतलब यहां पे कोई चेंज नहीं किया, दोनों को वी ए की जगह 10 और वी सी की जगह भी 5 रख के डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, तो कुछ मुझे मिल गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसको एनालाइज कैसे करते हैं, समझते कैसे, ये भी देखो, दो लोग हैं, इन पे ध्यान देना, बाकी लोग को हटा दो, सिर्फ दो लोग हैं ए और सी। तो जब मैं सॉल्व करता हूं रिलेटिव ना, तो मुझे क्या करना होता है, यहां पे बैठा हूं, कहां पे, सी पे बैठा हूं, तो सी पे जब बैठा हूं तो ये मेरे लिए हो गया रेस्ट पे, और इसकी जो भी स्पीड होगी ट्रांसफर हो जाएगी ए को, लेकिन डायरेक्शन हो जाएगा अपोजिट। तो होगा क्या, एक्चुअल में जब मैं इस पे आ गया तो ये हो गया रेस्ट पे, और इसकी जो स्पीड थी 5, ये ट्रांसफर हो गई इसे, लेकिन डायरेक्शन हो गया अपोजिट 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअल इससे क्या मिला, 10 आगे 5 पीछे, नेट कितना हुआ 5 आगे, तो वही चीज यहां पे मिलती है। समझ में आया, फिर से बोल रहा हूं, जब मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो ये हो गया मेरे लिए रेस्ट पे, इसकी स्पीड चली गई ए के पास, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, तो 10 पहले से था 5 पीछे मिला, तो नेट इन दोनों को मिला के 5 आगे की तरफ, तो वही रिजल्ट मुझे मिलता है। ठीक है, ये बात सी के रिस्पेक्ट में हो गई। अब यही बात हम लोग डी के रिस्पेक्ट में भी करें, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी। मुझे पता है लिखने का तो तरीका ये होगा, वी ए माइनस वी डी, और वैल्यूज जब रखेंगे तो वी ए का वैल्यू है 10 और वी डी का वैल्यू, देखो आगे जा रहा है तो प्लस, पीछे जा रहा है तो ये जो 2 तो है, लेकिन 2 अपोजिट डायरेक्शन में, किसके, इसके, जब ये आगे इसको ले लिया तो ये पीछे आ रहा है, तो ये जो 2 लिखूंगा मैं इसको साइन के साथ लिखूंगा, क्योंकि यहां पे सब कुछ चल रहा है वेक्टर में, तो यहां पे साइन भी ध्यान देना होता है। तो 2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये कुछ मुझे मिलता है 12 मीटर पर सेकेंड, और इसकी भी डायरेक्शन होगी आगे की तरफ। ये बात समझ गई, ये तो मैथमेटिकली हमने कर लिया, मैथमेटिकली हमने कर लिया। इसको समझेंगे कैसे, इसको भी देखो, मैंने क्या बोला, डी के रिस्पेक्ट में, डी पे ऑब्जर्वर हमारा बैठा हुआ है, मतलब ये हो गया रेस्ट पे, डी हो गया हमारा रेस्ट पे, और इसकी जो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड थी ना, वो ट्रांसफर हो गई इसको ए को, ठीक है, और ये इधर जा रहा था तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर होती है, जब ये लेफ्ट जा रहा था तो इसको मिलेगा राइट, यानी इस पे 2 मीटर पर सेकेंड वाली स्पीड और मिल गई। तो हुआ क्या, 10 पहले से था, 2 और मिल गया, 10 और 2 कितने हो गए 12, ठीक है, 10 और 2 दोनों मिलके हो गए 12। तो यही हुआ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी। थोड़ा सा समझ में आएगा, इसके और भी चीजें मैं बता देता हूं, फिर ये दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा कि ये कैसे हम लोग रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। होपफुली सबने नोट कर लिया, जिसने नहीं नोट किया पीछे जाके पॉज करके नोट कर ले, सब कुछ बोर्ड पे ही था। हाँ, 2 बातें और बहुत जरूरी है यहाँ पे ध्यान देने वाली, जैसे कि अगर ए है और बी है, 2 लोग हैं, ए चल रहा है वी ए से और बी चल रहा है वी बी से, ठीक,
तो मुझे अगर यहां पे पूछा जाए कि व्हाट विल बी वी ए बी, इसको पढ़ेंगे कैसे? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। ऑब्जर्वर कौन है? बी है हमारा ऑब्जर्वर। तो इसको लिखने का तो तरीका वही है जो पहले है, वी ए माइनस वी बी, लिखने का तरीका यही है, ठीक है। अब यहां पे दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे थे, इनका डायरेक्शन था सेम डायरेक्शन, ठीक। तो कुछ रिजल्ट मिला वी ए माइनस वी बी। पहली बात, अगर मैं इनको एक दूसरे के तरफ लाऊं, जैसे ये रहा हमारा ए, ये वी ए से जा रहा है और दूसरा बी इसके तरफ आ रहा है, बी इसके तरफ आ रहा है वी बी से। तो अब अगर मैं वी ए बी लिखूं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए होगा माइनस, ये आगे है तो ये पीछे आ रहा है, माइनस ऑफ माइनस वी बी। क्यों किया समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर इस डायरेक्शन को मैंने प्लस ले रखा है तो ये जो डायरेक्शन वी बी लिखूंगा ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसे मुझे माइनस करना पड़ेगा। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ये कुछ मिला वी ए प्लस वी बी, ठीक है। एच एच मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, ठीक है। यहां पे वेक्टर लगाना मेरे लिए बहुत कंपलसरी नहीं होगा क्योंकि अब मैंने साइन के साथ ऐड कर दिया। यहां पे क्या करना था, समझने वाली क्या बात है वो देखो। यहां पे दो बातें समझने की है। दोनों लोग एक तरफ जा रहे थे सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में इनकी जो रिलेटिव स्पीड हुई वी ए बी रिलेटिव, वो हो गई माइनस, ठीक है। अपोजिट में आमने सामने आ रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनकी स्पीड हो गई ऐड, इनकी स्पीड हो गई ऐड। दिमाग में दो बातें रखनी है। पहली बात कि अगर सेम डायरेक्शन होगी तो स्पीड हो जाएगी माइनस, अपोजिट डायरेक्शन होगी तो स्पीड हो जाएगी प्लस, यानी जुड़ जाएगी। एक बात और है जो कॉन्सेप्चुअल है और बहुत जरूरी है समझनी, उस बात को समझ लो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जुड़ा हुआ है, जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब कुछ डिपेंड करेंगे कि ऑब्जर्वर कौन है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। लेकिन हमारे पास दो चीजें होती हैं, पहला टाइम और दूसरा होता है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। पहला टाइम, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करेंगे, ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करेंगे मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेंगे। आप टाइम कहीं से देखो, कोई मूव कर रहा है नहीं मूव कर रहा है, टाइम हमेशा सेम होने वाला है, टाइम हमेशा सेम होने वाला, किसी भी रेफरेंस से देखो। वही चीज होती है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ऐसा मानो कि दो घर हैं और दोनों घर के बीच में कुछ दूरी है, ठीक है। मान लो एक घर ए एक घर बी, दोनों के बीच में कुछ 50 मीटर की दूरी है। अब आप कहीं से देखो, आप चलते हुए देखो, रुक के देखो या एक्सेलरेट होके देखो, इनके बीच की जो सेपरेशन है वो कभी चेंज नहीं हो सकती। तो ये दो बात कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत जरूरी है कि कोई अगर पूछे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बाकी सब चीजें डिपेंड करती हैं, ये दो चीजें जो हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। आगे चल के जो भी अभी कॉन्सेप्ट हमने सीखे, इन कॉन्सेप्ट पे करेंगे कुछ न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग समझेंगे कि कैसे इस रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। हाँ, मैंने बोला था कि इसको पुराने तरीके से भी बताऊंगा और साथ ही साथ मतलब पुराना तरीका और फिर रिलेटिव से वो प्रॉब्लम आसान कैसे हुई इस चीज को भी समझेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे कोई चोर पुलिस वाले सब सवाल यहीं पे बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ए है और यहाँ पे कोई बी है। ए की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और बी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और इनके बीच में दूरी है 100 मीटर की, ठीक है। ए तेज चल रहा है 20 से, बी धीरे चल रहा है 10 से और इनके बीच में 100 मीटर की दूरी है। कोई भी देख के बता सकता है कि हाँ कुछ देर बाद होगा कि ए बी को कैच कर लेगा या फिर ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा। ये बात सही है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको बताना है कि कितनी देर बाद ए बी को ओवरटेक करेगा, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, कितनी दूर आगे चल के ए बी को ओवरटेक करेगा, ठीक है। पहले मैं बताता हूं पुराने तरीके से, ठीक है, फिर रिलेटिव यूज करेंगे। यहां पे देखो, मैंने मान लिया थोड़ा रास्ते को बड़ा करते हैं। यहां पे कुछ जाके ए और बी एक दूसरे को टच कर रहा है। यहां पे ए और बी ऑलमोस्ट एक दूसरे के क्लोज पहुंच गया। यहां से 100 मीटर दूरी है, माना कि आगे कुछ इन्होंने x मीटर चला और x मीटर पे जाके एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं। तो मुझे पहली बात बतानी होगी कितना आगे, x की वैल्यू बतानी है और दूसरी बात बतानी है मुझे
कि कितना टाइम लगा इस काम को करने में, ओवरटेक करने में कितना टाइम लगा, ये सवाल भी करना है। बिल्कुल बेसिक सा, हमें ये फॉर्मूला तो पता ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब कोई एक्सेलरेशन वगैरह की बात नहीं होती तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं। एक्सेलरेशन आ जाएगा तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको यूज करेंगे। हाँ ये बात, अब देखो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए ए को चलना है 100 प्लस एक्स, बी को चलना है सिर्फ एक्स, ठीक है, बी को चलना है सिर्फ एक्स और ए को थोड़ा ज्यादा चलना है। दोनों के पास टाइम क्या है, सेम, जितना टाइम ए के पास है उतना टाइम बी के पास है, ठीक है। टाइम ऑफ ए बराबर होने वाला है टाइम ऑफ बी के। अब ये फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं टाइम इसमें कैलकुलेट करना चाहूं तो टाइम को यहां भेजूं तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों के लिए बराबर है टाइम। तो ए के लिए ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ए के लिए डिस्टेंस कितना है 100 प्लस एक्स भी है अपॉन स्पीड कितनी है ए की 20 बराबर बी के लिए डिस्टेंस कितना है एक्स, स्पीड कितना है 10। सॉल्व कर सकते हैं, जीरो को कैंसिल करो, ए को 4 है 100 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x, x कम्स आउट टू बी 100 मीटर्स। मतलब यहां से 100 मीटर आगे जाके ए बी को ओवरटेक करेगा, ए को चलना होगा 200 मीटर, बी को चलना होगा 100 मीटर। पहली बात, टाइम तो कैलकुलेट नहीं किया हमने कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम के लिए देखो मुझे x की वैल्यू मिल गई, तो टाइम है क्या, टाइम है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। किसी के लिए कर लो, ए के लिए या बी के लिए, मैं मान लो बी के लिए कर रहा हूं। बी ने डिस्टेंस कितना चला 100 मीटर, स्पीड कितनी थी 10 सेकेंड्स। मतलब इस काम को पूरा करने में 10 सेकंड लगे, इस काम को पूरा करने में 10 सेकंड लगे। 10 सेकंड बाद ए ने बी को ओवरटेक किया और बी को चलना पड़ा 100 मीटर और ए को चलना पड़ा 100 मीटर। ये पुराना तरीका है, हम लोग को आता है, ठीक है, ये सब करने का है। इसी प्रॉब्लम को मैं रिलेटिव से बहुत आसानी से भी कर सकता हूं। कैसे, वो देखते हैं। रिलेटिव में करते क्या हम लोग, किसी एक ऑब्जर्वर को मान लो मैं बात करूंगा विद रिस्पेक्ट टू ए, मैं बात करूंगा विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए पे मैं बैठ गया, ए पे क्या किया, बैठ गया। अब बैठने के बाद पता है कि इसकी स्पीड जो भी है 20 आ गया, तो वो स्पीड मिल जाती है इसको, लेकिन डायरेक्शन आगे था तो हो गया पीछे, ठीक है, डायरेक्शन आगे था तो हो गया पीछे। अब क्या दिखेगा मुझे, अब दिखेगा कि 20 और 10, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा 10, ठीक है, 20 पीछे 10 आगे, तो रिजल्टेंट आएगा 10 मीटर पर सेकंड से पीछे। ये खड़ा है, रेस्ट पे है, यहाँ पे मैं भी हूं ऑब्जर्वर के साथ। मुझे दिख रहा है कि बी मेरी तरफ 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और हमारे बीच की दूरी कितनी है, हमारे बीच की दूरी कितनी है 100। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ए फिर से वही फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम मुझे कैलकुलेट करना है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 100, स्पीड कितना है 10, तो यहां से मिल गया 10 सेकेंड्स। सेम प्रॉब्लम रिलेटिव से मैंने किया तो थोड़ी आसानी से और जल्दी हो गई ये बात, ठीक है। तो ये अभी सिर्फ स्पीड दे रखा है। अगर इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा अच्छा करना हो, मुझे थोड़ा सा कुछ नया करना हो, तो मैं इसमें एक्सेलरेशन की भी बात कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, एक्सेलरेशन की भी बात कर सकता हूँ। अच्छा, ये जो रिलेटिव के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, जैसे कि ये क्या है, हाँ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो लिखते हम लोग बी ए माइनस बी पी, है ना, ये रहा वेक्टर। तो ऐसे ही एक्सेलरेशन के भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसको लिखूंगा मैं एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। वैसे ही करते हैं, एक पे बैठ जाएंगे, ऑब्जर्वर बन जाएंगे और उसकी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सब कुछ सामने वाले को दे देंगे उल्टा करके, अपोजिट करके, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट के लिए भी वैलिड होता है, सब वेक्टर क्वांटिटी सबके लिए वैलिड होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, सबके लिए ये बात वैलिड है। अब इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम करते हैं। चोर पुलिस ना बहुत फेमस है, एचसी वर्मा में देखोगे, एचसी वर्मा में, बाकी भी कई जगह, शायद एनसीईआरटी में भी दे रखा है। चोर पुलिस के ढेर सारे सवाल हैं। पुलिस होती है हमेशा पीछे, पी फॉर पुलिस एंड सी फॉर चोर, ओके। तो यहाँ पे कुछ है कि चोर है, भाग रहा है, मान लो इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। अब यहाँ पे पुलिस है, पुलिस को पता चला, अब ये रेस्ट पे थी, ठीक है, रेस्ट पे थी, अब इसने चलना शुरू किया, रेस्ट पे थी मतलब इनिशियल स्पीड 0, अब इसने चलना शुरू किया और ये कुछ इसके पास एक्सेलरेट किया इसने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से,
ठीक है, जो भी इनके पास जीप थी, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना शुरू किया, और शुरू में इनके बीच की दूरी थी कुछ 50 मान लो। देखो ये वैल्यूज आप अपने मन से भी ले सकते हो, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। 50, 500 लेना है, 200 लेना है, जो भी लेना है रख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल कम नहीं लेंगे, ऐसा लेंगे कि थोड़ी प्रैक्टिकल वैल्यू हो। तो 50 मीटर दूर पुलिस से चोर है, चोर 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, पुलिस अभी खड़े होकर देख रही है, अब डिसाइड किया कि चलना है और इनको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात तो है। पता है इसमें पूछा जाएगा कि क्या चोर पुलिस को नहीं, पुलिस चोर को पकड़ पाएंगे कितने टाइम बाद और कितने दूर आगे चल के पकड़ पाएंगे। पुराना तरीका क्या है, मान लो यहाँ पे चोर पुलिस मिले, ठीक है, चोर ने पुलिस को ओवरटेक कर लिया, पुलिस ने चोर को ओवरटेक कर लिया, यहां से दूरी x, सही बात, यहां से दूरी x, दोनों के पास क्या बराबर है, इसके पास उसके पास टाइम बराबर होने वाला है, तो टाइम ऑफ पुलिस इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ चोर, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, दोनों का टाइम बराबर है, तो टाइम पुलिस को यहां से वहां जाने में जितना लगा उतना ही टाइम चोर को वहां से यहां जाने में लगा। चोर के पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, चोर के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो चोर का तो मैं लिख सकता हूं टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना चला है x, स्पीड कितना है 20। पुलिस के पास है एक्सेलरेशन, पुलिस के पास एक्सेलरेशन, तो मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 3, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनमें से कोई भी यूज करना पड़ेगा और ये हमें पड़ेगा सोचना कि कौन सा यूज करूं। क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ना, डिस्टेंस टाइम एक्सेलरेशन के बीच में फॉर्मूला सेकंड वाला, ठीक है, इनिशियल रेस्ट पे, तो मुझे फॉर्मूला यूज करना है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी पुलिस के लिए, ये प्लस ये 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू यू तो 0 है, 0 को प्लस हाफ ए की वैल्यू 2 और टी स्क्वायर, ये कुछ मिलता है कैंसिल कैंसिल, टी स्क्वायर की वैल्यू कुछ आती है, टी स्क्वायर की वैल्यू 15 प्लस एक्स, तो टी की वैल्यू अंडर रूट 50 प्लस एक्स, टी ऑफ पुलिस 50 प्लस एक्स। आगे कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखो, आगे करने का तरीका हमारा क्या है। अब इसको मुझे क्यूब स्क्वायर रूट दिखा ना, तो जब भी कभी ऐसा स्क्वायर रूट दिखे स्क्वायर करना होता है, मतलब दोनों तरफ, इधर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट गया, इधर क्या मिला एक्स स्क्वायर अपॉन में 400, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां से सॉल्व होगी हमारी एक्स की वैल्यू। कैसे होगा, यहाँ पे देखो 20,000 हाँ प्लस 200x एंड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को मैं इधर ही लाता हूँ, ठीक है, एक तरफ लाते हैं, तो ये कुछ मिल रहा है, अभी इधर ही रखो, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, थोड़ा इस साइड में करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ बन रही है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 200x प्लस 4000 माइनस 4000, 40,000, 4 नहीं आ रहा है, सब कुछ बाहर चला गया, ठीक है। ये इक्वेशन कुछ ऐसी बनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 40,000 ना, 40,000 इक्वल्स टू 0, ठीक है। जो बोल रहा हूं सुन लो, भले ही दिख नहीं रहा हो सुन सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी और क्लास 10th में हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, श्रीधराचार्य, हाँ एक फॉर्मूला है आपने पढ़ा होगा, एक्स की वैल्यू सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये भी बाहर नहीं, ठीक है, जो भी है फॉर्मूला तो याद आ गया ना, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। डिस्क्रिमिनेंट का नाम सुना है, डी, कैपिटल डी, हाँ वो जो अंडर रूट में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। थोड़ा थोड़ा जल्दी से याद दिला रहा हूं, बिल्कुल याद रखो इस बात को। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो रूट हमें मिलता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है तो एक वैल्यू मिलती है, एक रूट होता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाती है तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती है, इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं, मतलब वो चीज पॉसिबल, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। फिजिक्स में यही मतलब है। जब कभी भी हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, अगर यहाँ पे d यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, शायद रेड से दिखे या ना दिखे, हाँ ये वाली चीज अगर d हमारा पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब x की वैल्यू पॉसिबल है 1 या 2, ठीक है, 1 या 2 पॉसिबल है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 पॉसिबल है, और चोर
सॉरी पुलिस चोर को पकड़ लेगी, ठीक है, पुलिस चोर को पकड़ लेगी। लेकिन अगर इन केस डी कम्स आउट टू बी नेगेटिव, डी की वैल्यू नेगेटिव आई, इसका मतलब एक इमेजिनरी केस है, पुलिस, यूपी पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाएगी, पॉसिबल नहीं होगा तब जब डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। जैसा हम लोग यहां पे एक्स के साथ कर रहे हैं ना, ऐसा कई बार पॉसिबल होगा, कुछ क्वेश्चंस में पॉसिबल होगा कि ये टी के साथ इक्वेशन बने। जैसे एक्स पोजीशन की बात कर रहे हैं, वैसे ही टाइम की भी बात हो सकती है। अब टाइम के लिए भी कई बार हम लोग को ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएंगी। टाइम की वैल्यू अगर कुछ आ रही है, डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो हाँ पॉसिबल है उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ, मतलब एक दूसरे को पकड़ा गया। अगर टाइम की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इमेजिनरी रूट्स, ऐसा कोई टाइम नहीं हुआ जब पुलिस ने चोर को पकड़ा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको यूज करने हैं। हाँ, ये अभी तक जो भी मैं बता रहा था ये पुराना तरीका, अब इसको स्मार्ट तरीके से यानी रिलेटिव मोशन से कैसे करेंगे इसको भी देखो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, जो भी अभी मैंने बताया इसको यूज कर सकते हैं। अब देखो मैं फिर से बात करूंगा विद रिस्पेक्ट टू पुलिस के साथ में बैठ गया, ठीक, पुलिस के साथ में बैठ गया तो मुझे दिखेगा क्या, ठीक है। दूसरा डायग्राम बनाता हूं, तो पुलिस पे जब मैं बैठ गया तो ये तो गया रेस्ट में, ठीक है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब कुछ गया। यहां पे हमारा चोर के पास स्पीड है आगे 20 का, इसके पास स्पीड 0 है, तो 0 ट्रांसफर किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक्सेलरेशन 2 का है, ठीक है, एक्सेलरेशन 2 का है आगे की तरफ, जब इसको ट्रांसफर करूंगा तो ये मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पीछे की तरफ, और इनके बीच की दूरी होगी कुछ 50 मीटर। मुझे दिखेगा क्या, मुझे दिखेगा मैं पुलिस यहाँ पे खड़ी है, चोर मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है, नहीं मेरी तरफ नहीं आ रहा है सच, चोर 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, लेकिन उसका एक्सेलरेशन मेरी तरफ है। मतलब होगा क्या, 20 से स्पीड कम होती जाएगी, 20 फिर 10 होगा, फिर 0 होगा, फिर वापस आएगा, तो ये कुछ मुड़ के ऐसे वापस आएगा। मतलब पुलिस, ऐसा होने वाला है कि पुलिस खड़ी रहेगी, चोर आगे जाके वापस सरेंडर करने वाला है, ऐसा कुछ दिखेगा यहाँ पे। हाँ ऐसा कुछ दिखेगा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व करने का सब कुछ यहाँ पे सामने है। जब मैं रिलेटिव में बात करता हूँ ना, तो विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, सबसे पहले वेलोसिटी की बात करो, वेलोसिटी ऑफ चोर विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, तो ये कुछ है 20 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ऐसा दिख रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ चोर विद रिस्पेक्ट टू पुलिस इधर की तरफ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ चोर विद रिस्पेक्ट टू पुलिस लिखते कैसे हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो पहले डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चोर माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस, तो ये कितना आएगा 50, डिस्प्लेसमेंट कितना है 50 मीटर्स। अब मुझे वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, और डिस्प्लेसमेंट भी पता है, और डिस्प्लेसमेंट भी पता है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, टाइम, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, टाइम। कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए मुझे, ये जो वेलोसिटी है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है। इनिशियली इसके पास 20 था, तो इसको यू से भी डिनोट कर सकते हैं हम लोग। दूसरा फॉर्मूला यूज करना है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ से जैसे ही हम लोग यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, तो s की वैल्यू आ रही 50, s इक्वल्स टू यू टी, यू है 20 इंटू टी माइनस हाफ प्लस हाफ, और a की जगह रखेंगे 2 -2, तो माइनस यहाँ पे आ गया, और टी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम लोगों को एक इक्वेशन मिलने वाली, हाँ यहाँ पे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाली, 2 से 2 गया, सिंप्लीफाई करें तो यहाँ था टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस 50 प्लस 50 इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहाँ पे t को अगर मैं सॉल्व करूँ, क्वाड्रेटिक है तो t की वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं, माइनस b की जगह 20 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 400 माइनस 4ac, 4 इंटू a है 1, c है 50, तो ये आता है 200 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1, तो ये कुछ सॉल्व हो गया, आता है 20 प्लस माइनस अंडर रूट में 200 यानी 10√2 अपॉन में 2। तो टाइम की दो वैल्यूज आएंगी, टाइम की दो वैल्यूज आएंगी मोस्ट ऑफ द केसेस में। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि टाइम, एक तो हमें पता है कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें, टाइम की वैल्यू नेगेटिव आए, नेग्लेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव वाली ही वैल्यूज लेते हैं। तो एक टाइम की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेने वाले, ठीक है, एक टाइम की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेने वाले,
वैसे टाइम की यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही है ना, इसका मतलब ये भी है कि ये दोनों आपस में दो बार मिलेंगे, आगे चल के ये दो बार ऐसा कुछ अगर केस हुआ, मतलब टी की वैल्यू 2 आई तो दो बार, एक बार चोर पुलिस को ओवरटेक करेगा, पुलिस चोर को ओवरटेक करेगा, ऐसा दो टाइम पॉसिबल है। तो यहां से इस केस से हम लोग को टाइम की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में हम लोग रिलेटिव को यूज करके, और मतलब यहाँ पे एक इक्वेशन से ही काम चल गया हमारा। बाकी पुराने तरीके से करते तो हमें दो दो इक्वेशन बनानी पड़ती, एक पुलिस के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो, एक चोर के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो, फिर जाके दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे एक इक्वेशन से काम चलता है, इसलिए रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट हमारे लिए हो जाता है थोड़ा आसान, ठीक है। जो भी मैंने डिस्क्रिमिनेंट वाली बात बताई कि कभी दो टाइम की दो वैल्यू पॉसिबल होंगी, एक भी पॉसिबल होगी, और हाँ ऐसा भी पॉसिबल होगा कि एक दूसरे को कैच ना करें कभी, मतलब ऐसा भी पॉसिबल होगा कि एक दूसरे, मतलब पुलिस हमारी चोर को कभी पकड़ ना पाए। वहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है और उस पर क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है मिनिमम सेपरेशन, सॉरी कॉन्सेप्ट का नाम है मिनिमम सेपरेशन। है क्या ये समझाता हूं मैं, एक एग्जांपल्स के थ्रू ही समझेंगे हम लोग। सपोज करो ये पुलिस है और ये चोर है, हमारा चोर है, ठीक है। और चोर की कुछ स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और ये एक्सेलरेट भी कर रहा है, अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, और एक्सेलरेशन कुछ मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पुलिस है, पुलिस के पास अभी मान लो कोई स्पीड नहीं है, और ये कुछ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नहीं, पुलिस के पास ऐसा मान लो कि पुलिस जब शुरू में तेज चल रही थी, ठीक है, मान लिया ऐसा कि पुलिस तेज चल रही थी और इसके पास 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड था, बाकी इसका एक्सेलरेशन था 1 मीटर पर सेकेंड। पुलिस का एक्सेलरेशन था 1 मीटर पर सेकेंड और चोर और पुलिस के बीच की दूरी थी 200 मीटर। हो क्या रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना। पहले चोर धीरे है, पुलिस तेज है, तो ये जो दूरी है ना ये कम होगी, ये दूरी जो है कम होगी। फिर क्या होगा, चोर की स्पीड कैसे बढ़ेगी, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ऐसे दो दो के चेंज से हर सेकंड बढ़ती जाएगी। इसके साथ क्या होगा, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे बढ़ेगी। 1 मीटर पर सेकंड हर बार बढ़ेगी, उसकी 2 मीटर पर सेकंड हर बार बढ़ेगी। जब ये दूरी ज्यादा होगी ना तो ऐसा पॉसिबल है कि पहले ये तेज चल रहा था, सॉरी पहले ये धीरे चल रहा था, इसकी स्पीड बढ़ती जाए, इसकी भी स्पीड बढ़ रही है, दोनों की स्पीड बढ़ रही है, लेकिन आगे चल के इसकी स्पीड, चोर की स्पीड पुलिस से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, पुलिस से ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल है कि चोर को कभी पुलिस पकड़ ना पाए, चोर को कभी पुलिस पकड़ ना पाए। वहां पे ऐसा पूछा जाता है कि मान लो देखो जैसे 200 मीटर तो पहले इनके बीच की इनिशियल डिस्टेंस है ही, लेकिन जब पुलिस तेज है तो पहले ये डिस्टेंस कम होगा, फिर जब चोर तेज होगा तो फिर से डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसके बीच में एक ऐसा टाइम आएगा कि इनके बीच में एक मिनिमम सेपरेशन होगा। इस कॉन्सेप्ट का नाम है मिनिमम सेपरेशन, ठीक है। इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन होगा और उसके लिए जो चीज हमें सोचनी होती है, जो दिमाग में हमारे बात आनी चाहिए कि कौन ऐसा मोमेंट होगा, कब ऐसी बात हो सकती है जब इनके बीच में सेपरेशन मिनिमम हो, वो सोचना है। सोच लिए तो इसका आंसर होता है जब दोनों की स्पीड या बोलो वेलोसिटी जब दोनों का सेम हो, वही मोमेंट होता है कि इनके बीच का सेपरेशन होता है मिनिमम। एग्जाम्पल में इसी बात में मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझो। देखो यहां पे वो क्या रहा है, पुलिस की स्पीड है 20, 21, 22, 23, 24 बढ़ रही है, इसकी स्पीड जो चोर की है वो भी 10 के आगे बढ़ती जा रही है। वो तेजी से बढ़ेगा, ये थोड़ा धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो कुछ देर बाद, मतलब यहां से अगर ध्यान से देखा जाए तो इसकी स्पीड कुछ देर बाद इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, उसकी भी स्पीड बढ़ती रहेगी। तो पहले ये सेपरेशन कम हो रहा है, मतलब ये वाला धीरे चल रहा है और ये वाला तेज चल रहा है, तो इनकी बीच का सेपरेशन कम हो रहा है। फिर आगे वाला तेज चलने लगा, ठीक है, और ये पीछे वाला पीछे रहता गया, तो ये सेपरेशन फिर से बढ़ने लगेगा। ध्यान से, पहले 200 मीटर है, पहले इनके बीच का सेपरेशन 200 मीटर, पीछे वाला पुलिस तेज चल रहा है, ठीक है, तेज चल रहा है तो सेपरेशन कम हो रहा है। फिर आगे वाला चोर तेज चलने लगा, सेपरेशन फिर से बढ़ गया, पहले कम हुआ फिर बढ़ गया। तो इनके बीच में एक ऐसा मोमेंट आता है जब इनके बीच का सेपरेशन मिनिमम होता है, और वही चीज हमसे पूछी जाती है कौन सा ऐसा टाइम था जब इनके बीच का सेपरेशन मिनिमम था। तो ध्यान से सोचने पे मिलता है हमें कि जब वेलोसिटी ऑफ चोर बराबर थी वेलोसिटी ऑफ पुलिस के,
वही ऐसा एक मोमेंट था जब इनके बीच में सेपरेशन था मिनिमम, इनके बीच में सेपरेशन था मिनिमम। ये बात समझ पाई? एक बढ़ रहा है स्पीड, सॉरी दोनों की बढ़ रही है वैसे तो, पर जो रेट है एक मोमेंट पे इनके बीच में सेपरेशन सबसे कम था, और वही था जब वो तब था जब दोनों का स्पीड सेम था। अब यहाँ पे मान लो हमसे पूछ लिया जाए कि बताओ कौन सा टाइम था, वो टाइम बताना है। तो मुझे पता है वेलोसिटी ऑफ सी, चोर और पुलिस का वेलोसिटी किसी भी टी टाइम पे बात कर लो, ठीक है, टाइम तो दोनों के लिए बराबर होने वाला, किसी भी टी टाइम पे मान लो चोर के लिए बात करें तो टी टाइम पे इसका स्पीड लिखते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस 80, 10 प्लस 2t इक्वल्स टू, पुलिस के लिए लिखें तो इसका u 20 प्लस 1 इंटू टी। तो यहां से मुझे कुछ सॉल्व करने पे टाइम की वैल्यू आती है, टी इधर रहा और इधर है 10 सेकेंड वाला वो जो टाइम है, 10 सेकेंड वाला वो जो टाइम है, इनके बीच में सेपरेशन होगा मिनिमम, मतलब 0 से लेकर 10 सेकेंड तक ये दूरी कम होती जाएगी, और फिर 10 सेकेंड के बाद ये दूरी फिर से बढ़ती जाएगी, और 10 सेकेंड पे ही मुझे मिलेगा मिनिमम सेपरेशन। कोई पूछ ले भैया बताओ कितना है मिनिमम सेपरेशन, कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? हाँ, अब तो हमारे पास टाइम मिल गया, स्पीड वेलोसिटी सब कुछ है, एक्सेलरेशन भी है, सब कुछ है, मैं बता सकता हूँ पुराने तरीके से भी नए तरीके से भी। पुराने तरीके से क्या, 10 सेकेंड बाद पता कर लो ये कहां पे पहुंच गया, 10 सेकेंड बाद ये कहां पे पहुंच गया, 10 सेकेंड बाद ये कहां पे पहुंच गया, इनके बीच का सेपरेशन तो निकाल सकते हैं ना, वही चीज मुझसे पूछी जा रही है। ठीक, बात यहां पे नोट करने वाली क्या, दिमाग में रखने वाली क्या, जब कभी भी मिनिमम सेपरेशन की बात की जाएगी तो मैं उस मोमेंट पे जाऊंगा कि जब दोनों का वेलोसिटी सेम है, उसी टाइम पे होता है मिनिमम सेपरेशन। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट था, ये हो गया। अब रिलेटिव मोशन को ना हम लोग ऐसा नहीं है कि ये चोर पुलिस और यहीं पे यूज करते हैं, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है मोशन अंडर ग्रेविटी, वहां पे भी यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा कि मोशन अंडर ग्रेविटी में कैसे इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो ये रहा ग्राउंड, ये रहा ग्राउंड, ये रहा एक कोई टावर से एक बॉल को मैं नीचे फेंकूंगा 2 मीटर पर सेकेंड से, टावर की हाइट कुछ ले लो 100 मीटर, ठीक है 100 मीटर, और नीचे से एक बॉल है, यहां भी बॉल है, और बॉल को मैंने मान लो कुछ 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया, ठीक है। एक बॉल नीचे से फेंका, एक बॉल ऊपर से, एक बॉल नीचे से, दोनों करेंगे टक्कर, कुछ देर बाद दोनों क्या करेंगे, टक्कर। मुझसे पूछा जाता है सवाल, आप बताओ कि किस टाइम पे दोनों टक्कर करेंगे, फिर पूछा जाएगा किस हाइट पे, मतलब यहां से मान लो यहां पे दोनों पहुंच के टक्कर किए, ठीक है, वो हाइट कितनी होगी, वो टाइम कितना होगा जब दोनों करेंगे आपस में टक्कर। सॉल्व कैसे करना है, सोचने का तरीका, पुराना तरीका पहले, फिर नया तरीका बाद में। पुराना तरीका, मान लो ये कुछ x1 दूरी चलेगा, x चलेगा, ठीक है, तो बचा हुआ कितना है 100 माइनस x, दूसरा चलेगा, है ना। इसका इनिशियल स्पीड पता है, एक्सेलरेशन पता है g, इसका भी इनिशियल पता है, एक्सेलरेशन पता है g, टाइम जितना ये लेगा उतना टाइम ये लेगा। तो इसमें मैं बोलूंगा इसका नाम दे दो, a बोलो, इसको बोलो b, डिस्टेंस बाई a प्लस डिस्टेंस बाई b, ये हो रहा है 100, ठीक है। वैसे डिस्टेंस ऑफ ए लिख सकते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसे ही रखेंगे टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, टाइम मिल जाएगा तो किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ, ये बात हमें पता है कि एस ए जो चलेगा और एस बी जो चलेगा, ये दोनों मिलके चलेंगे 100 मीटर। एस ए ऊपर वाला, यू की वैल्यू है 2 यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, यू इंटू टी प्लस हाफ, ए की वैल्यू जी यानी 10 टी स्क्वायर। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में इसलिए जुड़े। बी के लिए बात करूं, u की वैल्यू 20 टी माइनस हाफ 10 टी स्क्वायर। हाँ, अभी तक तो सब कुछ, हाँ, यू टी प्लस माइनस क्यों लिया, वेलोसिटी ऊपर प्लस एक्सेलरेशन नीचे माइनस, और ये दोनों मिलके हो रहे हैं 100। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, टी स्क्वायर फिर से शायद क्वाड्रेटिक बन जाए, हाँ बनेगी, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। इसको सिंप्लीफाई मैं कर देता हूँ, आसान है ना, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे मिला क्या मुझे, 2t और 20t, ये 22t इक्वल्स टू 100 एंड t कम्स आउट टू बी 100/22 सेकेंड्स। इतने सेकेंड बाद एक दूसरे से टक्कर करेंगे, इतने सेकेंड बाद एक दूसरे से टक्कर करेंगे। किस हाइट पे करेंगे, मान लो ये हाइट पूछिए, तो ये हाइट तो है एस बी ना,
ये हाइट है बी की, तो एस बी कितना होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की वैल्यू 20, टी की वैल्यू 100/22 प्लस हाफ ए की वैल्यू -10 और टी की वैल्यू फिर यही रख देंगे, सॉल्व करने के बाद टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। पुराना तरीका ये है पुराना तरीका। नया तरीका क्या है? रिलेटिव। रिलेटिव से हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, हाँ बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो कैसे। रिलेटिव से मैं बात करूंगा विद रिस्पेक्ट टू बी, बी पे आ जाऊंगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बी। तो यहां पे बनाता हूं, दिखेगा क्या मुझे, बी के रिस्पेक्ट में जब मैं आ गया ना तो ये हो गया रेस्ट पे, बी क्या हो गया रेस्ट पे, और यहां पे हमारा ए के पास अपनी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, इसका 20 इसको मिल गया, इसका 20 इसको मिल गया, डायरेक्शन अपोजिट होगी, ऊपर तो नीचे मिल गया, 2 तो है ही और इसके साथ 20 और मिल गया, ठीक। एक्सेलरेशन इसके पास था जी नीचे की तरफ, इसके पास भी था जी, तो एक्सेलरेशन पहले से जी और इसका उल्टा होके जाएगा जी, ऊपर भी जी नीचे भी जी, सब जी कैंसिल, तो मुझे मिलता है एक्सेलरेशन इसका 0। और ये बहुत खास और जरूरी बात हो जाती है जब मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग ये वाला रिलेटिव प्रॉब्लम का रिलेटिव इक्वेशन लगाते हैं ना, तो एक्सेलरेशन की कोई टेंशन होती नहीं, हर एक प्रॉब्लम बहुत आसानी से कम समय में सॉल्व हो जाता है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं रिलेटिव इस टाइप की प्रॉब्लम में। तो मुझे मिला क्या कि ये रेस्ट पे है, ये देख रहा है कि ऊपर से 22 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल आ रही है, उसका एक्सेलरेशन 0 है और उसको दूरी चलना है 100 मीटर्स, उसको दूरी चलना है 100 मीटर्स। क्या पूछा? टाइम। एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम पूछा है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक लाइन में आंसर मिल गया, है ना, एक लाइन में ये आंसर मिल गया। तो ये काम हमारा आसान कर देता है रिलेटिव मोशन, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में भी, हाँ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में भी ये काम आसान कर देता है जब हम लोग यूज करते हैं रिलेटिव। होपफुली रिलेटिव के बेसिक कुछ चीजें आपको समझ में आई। ये रिलेटिव हम लोग 1 डायमेंशन में पढ़े, 2 डायमेंशन में भी कुछ इसके बेसिक से यूज करने वाले हैं। प्रॉब्लम्स ये कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स थी, इनके अलावा भी और भी अच्छी प्रॉब्लम्स जो आईआईटीज वगैरह में पूछी जाती है, मैं ट्राई करूंगा कि जब ये चैप्टर खत्म हो तो और प्रॉब्लम्स, मतलब ये सबके लिए जरूरी नहीं होगी, लास्ट में कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स आप लोग के साथ शेयर करूं और उनमें लेक्चर लूं जिनमें आपको कुछ बहुत अच्छे और पावरफुल जो आईआईटीज नीट के हिसाब से बहुत चांसेस है उन पे आने की, वो क्वेश्चंस डिस्कस करूं। होपफुली आज का लेक्चर समझ में आया। बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आज के क्लास में जो भी पढ़े काफी जरूरी कॉन्सेप्ट थे। इस तरीके से 1 डायमेंशन की बात ओवर होती है हमारी। आगे हम लोग को पढ़ना है 2 डायमेंशन, लेकिन 2 डायमेंशन में पढ़ने से पहले हम लोग को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा वेक्टर्स के बारे में। तो आगे थोड़ी बहुत नहीं, वेक्टर में पूरी बात हम लोग करेंगे, वेक्टर्स पूरा पढ़ेंगे, फिर हम लोग मूव करेंगे 2 डायमेंशन में जहाँ पे हम लोग प्रोजेक्टाइल वगैरह के बारे में पढ़ाई करेंगे। बस आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक ध्यान रखो अपना, टेक केयर।